तो पिछली क्लास में बच्चों हमने कंप्लीट कर लिया था, मेरे ख्याल से हम इम्प्लिसिट फंक्शन में आप लोगों को पढ़ा रहा था, और इम्प्लिसिट में अभी हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री छोड़ रहे हैं क्योंकि वो तीनों के लिए थोड़ा अलग हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 15 तक इस संडे इनवर्स का कुछ पार्ट पढ़ लेंगे, तब इसको मैं पढ़ाऊंगा तुम लोगों को, ठीक है ना। और अब मुझे बताओ कि 1 से लेकर के 8 तक कोई डाउट किसी को आया हो। वैसे तो मैंने होमवर्क चेक कर लिया है। सर 5, 6, 7 5, 6, 7 में दिक्कत आ रही है, ठीक है। और कई लोग अभी भी होमवर्क देने में रेगुलर नहीं हो, भाई क्या बात है? सर मैंने नहीं दिया था होमवर्क, मैंने ट्राई तो कर लिया था पर मेरे को 6th में डाउट है। ठीक है, 5th, 6th और 7th। क्वेश्चन नंबर 5th पर आ रहा हूं बच्चों। 5th क्वेश्चन कह रहे हैं कि अपने पास इक्वेशन गिवन है x² प्लस xy प्लस y² इज इक्वल टू 100। इसे हमें डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, d/dx ऑफ x² प्लस xy प्लस y² इज इक्वल टू d/dx ऑफ 100। ठीक है। अब अगर आप देखो d/dx के साथ, तो ये पूरा फंक्शन d/dx को मेंशन कर रहा है। अगर ये पूरा d/dx को मेंशन कर रहा है तो इसका मतलब सबसे पहले कौन सा रूल लगेगा? सम एंड डिफरेंस रूल लगेगा। ठीक है। अभी फिलहाल मैं इसमें पूरा डिटेल में रूल शो कर रहा हूं, बाकी उसकी जरूरत आपको नहीं है कि पूरा डिटेल में रूल्स को लिखो। ठीक है, क्योंकि कईयों को मैंने देखा उनसे गलती हुई है इसमें। तो d/dx ऑफ x² प्लस d/dx ऑफ xy प्लस d/dx ऑफ y² और 100 का डेरिवेटिव 0। अब बहुत ही शॉर्टकट चीज, अगर आप इसमें थोड़ा सा और दिमाग लगा लो तो क्या करना है कि अगर फंक्शन y का है, अगर फंक्शन y का है तो जो कुछ x की तरह डेरिवेटिव होता है उसे कर दो, और फाइनली उसके साथ मल्टीप्लाई dy/dx लिख दो। ठीक है। देखो, जैसे अब ये x² है, विद रिस्पेक्ट टू x ही डिफरेंशिएट हो रहा है, तो आप इसका स्टैंडर्ड डेरिवेटिव करेंगे जी, x² का हो गया 2x। यहां पर अगर आप ध्यान दो तो दो फंक्शन है लेकिन मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, x और y दो मानेंगे तो कौन सा रूल लगने वाला है? यहाँ प्रोडक्ट रूल लगने वाला है। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x बन गया dy/dx, प्लस y एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x1। ये सब लिख सकते हैं आप डायरेक्ट। प्लस अब y², जैसे मैंने कहा भाई y का फंक्शन है, y² है, अप्लाई द चेन रूल। 2y जो सिंपल डेरिवेटिव होता है भाई nxn-1, क्योंकि y था तो लिख दो dy/dx साथ में। बाकी वैसे डिटेल तो ये है कि पहले स्क्वायर का हुआ फिर y का हुआ। ठीक है। अब सारे dy/dx वाले फंक्शन एक साथ कर, dy/dx वाला कौन सा हो गया? एक तो ये हो गया x इंटू dy/dx, एक हो गया बच्चों 2y dy/dx। इन दोनों में से dy/dx आप ले लो कॉमन। ठीक है, इन दोनों में से dy/dx हम ले लेते हैं कॉमन, तो ये आ गया x प्लस 2y dy/dx इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस y। मतलब दोनों माइनस हुए थे और मैंने माइनस का साइन कॉमन ले लिया। dy/dx की वैल्यू, दिस इंप्लाइज dy/dx इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस y और होल अपॉन x प्लस 2y। ये आपका आ गया सॉल्यूशन। देखो बच्चों, सर फॉर्मूला लगा के नहीं कर सकते? फॉर्मूला मतलब a + b होल स्क्वायर। उसमें बेटे 2xy होना चाहिए, ये सिर्फ xy है। ओके सर। ठीक है।
क्लियर हो गया तो हैंड रेस करो। सर पिछली एक्सरसाइज के क्वेश्चन में डाउट था कि जो एट्थ क्वेश्चन था उसमें आता साइन रूट एक्स बाय 2 रूट एक्स, तो रूट एक्स कैंसिल नहीं हो सकते? नहीं, वो एंगल में बेटा, एंगल जो साइन रूट एक्स आपके पास था उसमें, वो आपके पास ऐसे था साइन रूट एक्स, और नीचे है अपने पास 2 रूट एक्स। ठीक है, खुद सोचो, साइन रूट एक्स डजंट मीन दैट साइन इनटू रूट एक्स। ठीक है ना? ओके, ओके सर। तो उसको कभी कट नहीं कर सकते। हाँ जी, बाकी कुछ डाउट वाले? चैतन्य, हर्षित, प्रथम, कोई दिक्कत हो तो बताओ। ये कर लिया था सर हो गया था। सर, ये हो गया था। ओके, ठीक है। तो बाकी अभी एक मेरे से क्वेश्चन नंबर 6 भी पूछा है एक बच्चे ने, क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट कर देता हूँ। सर मेरा 7 और 8 डाउट है। 7 और 8 डाउट है, ठीक है। अच्छा, बाकी आप तीनों जो है रुकना भी क्लास के बाद, जब मैं क्लास एंड करूंगा तो अप्लाइड मैथ्स वाले रुक जाना, मैं थोड़ा डिस्कस करूंगा उनके साथ, ठीक है, जो 11th क्लास की बुक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन है, कह रहा है x³ प्लस x² प्लस xy² प्लस y³ इज इक्वल टू 81। Differentiating with respect to x, d over dx of x³ plus x² y plus xy² plus y³ is equal to d over dx of 81। ठीक है, दिस इंप्लाइज, अब देखो, अब मैं स्टेप क्या कर रहा हूं कि सम एंड डिफरेंस रूल को मेंशन नहीं कर रहा हूं। अब हमें यह समझ के रखना है कि डेरिवेटिव x³ का होगा, x² y का होगा, xy² होगा और y³ का, सब इंडिविजुअल d over dx इसके साथ सेपरेट होंगे, है ना? समझ गए? इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं होती 12th क्लास में। अब सीधा डेरिवेटिव पर चलो। x³ को जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो आप लिखोगे 3x², क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x ही है तो x का डेरिवेटिव 1, खत्म। लेकिन जब आप x² y को डिफरेंशिएट करोगे तो आपके लिए अब ये दो फंक्शन है और दोनों मल्टीप्लाई की फॉर्म में है, तो यहां हमें लगाना होगा प्रोडक्ट रूल। देखिए, x² एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ y dy by dx प्लस y एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ x² इज 2x। समझ में आ रहा है? ऐसे आपको पेपर में करना है। ये चीज करने की जरूरत नहीं है कि आप हर एक का पहले डेरिवेटिव मेंशन करो उसके बाद आप सॉल्व करो, ठीक है ना? तो वो स्टेप आप स्किप कर सकते हो। प्लस अब मैं आ गया xy² के डेरिवेटिव पर, x एज इट इज, y² का 2y और फिर y का हो गया dy by dx प्लस y² एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ x is 1। नाउ द डेरिवेटिव ऑफ y³ is 3y² and derivative of y dy by dx, derivative of 81 is 0। ठीक है, अब सारे के सारे dy by dx को आप देखो, तो हम सारे dy by dx कलेक्ट कर लेते हैं और उसमें से कॉमन ले लेते हैं, एक ये रहा dy by dx और dy by dx। तो dy by dx हम ले लेते हैं कॉमन, 3x² एज इट इज प्लस, या एक काम करता हूं डायरेक्टली राइट पे शिफ्ट भी कर देता हूं साथ साथ ही, ये आ गया बच्चों x² प्लस 2xy प्लस 3y² एंड dy by dx। और राइट साइड पे जो वैल्यू शिफ्ट की, सारे साइन नेगेटिव हो गए, सबका साइन नेगेटिव ही है, तो मैं माइनस कॉमन ले रहा हूं और विद इन अ ब्रैकेट आ गया 3x², एक मैंने गड़बड़ की है, नहीं ठीक है, 3x² प्लस 2xy और प्लस y²। ठीक है, दिस इंप्लाइज dy by dx is equal to minus 3x² plus 2xy plus y² and whole upon x² plus 2xy plus 3
वाई स्क्वायर। ठीक है, चेक करो आंसर जिसका डाउट है। अगर अब किसी को डाउट है तो बताओ मुझे, हैंड रेस करो और क्लियर करो। क्लियर हो गया सबको? बढ़े फिर आगे। हर्षित कोई डाउट बेटा? क्लियर, ठीक है। इसके बाद पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। सेवेंथ क्वेश्चन हमें कह रहा है साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इन एंगल है बच्चों, कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू पाई। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ पाई। ठीक है, तो अभी भी अलजेब्रा क्या कहेगी? सबसे पहले सम एंड डिफरेंस रूल लगेगा लेफ्ट साइड पर। तो साइन स्क्वायर वाई क्या है? साइन स्क्वायर वाई। तो अगर मैं डेरिवेटिव पर ध्यान दूं तो सबसे पहले डेरिवेटिव यहां पर स्क्वायर को ले रहा है, साइन वाई होल स्क्वायर, है ना। तो अगर स्क्वायर को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो अपने पास आ जाए 2 साइन वाई, फिर स्क्वायर खत्म हुआ, डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन वाई विच इज कॉस वाई, और नाउ डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस, अब कॉस का डेरिवेटिव समझो, पहले तो एक्स वाई का होगा नहीं क्योंकि वो एंगल में है, कॉस का हो गया माइनस साइन एक्स इंटू वाई इंटू, अब जो डेरिवेटिव होगा वो होगा डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स इंटू वाई। तो यहां क्या लगेगा? यहां लगेगा प्रोडक्ट रूल। तो x एज इट इज, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, वाई एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1। ये आपने कर दिया cos x इंटू वाई का डेरिवेटिव, और पाई का डेरिवेटिव हो गया 0। बच्चों ये स्टेप पे अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो क्लियर करो। सबसे पहले साइन, हम साइन वाई का जानते, जैसे ही पावर आ जाए तो समझ जाओ एक्स टू दी पावर n की बात कर रहे हैं। तो पहले एक्स टू दी पावर n, n x n माइनस 1 यानी 2 साइन वाई, फिर साइन वाई का डेरिवेटिव कॉस वाई, अगेन वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, फिर डी ओवर डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इंटू वाई, कॉस का हो गया माइनस साइन एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई का फिर से डेरिवेटिव करोगे तो आप अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट रूल, एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज 1 और डी ओवर डी एक्स ऑफ पाई इज 0। अब अगला काम क्या करना है? डी वाई बाई डी एक्स की टर्म्स को हमें कलेक्ट करना है। ठीक है, तो कलेक्ट करते हैं। इसको चाहूं तो मैं लिख सकता हूं, अगर पूरे को मैं कंबाइन कर दूं तो ये है 2 साइन ए कॉस ए, तो 2 साइन ए कॉस ए मिलकर के बन गए अपने पास साइन 2a यानी 2y डी वाई बाई डी एक्स, और यहां ब्रैकेट ऑफ करूं तो माइनस एक्स साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो कुछ चीजों पे ध्यान रखो, ब्रैकेट्स को बहुत प्रॉपरली यूज करना चाहिए, क्योंकि मैं जब होमवर्क चेक करता हूँ तो मैं देखता हूँ ब्रैकेट पे तुम लोग इतना ध्यान नहीं देते, तो इस पर थोड़ा प्रैक्टिस बढ़ाओ। ठीक है, पहले जो गड़बड़ हो गई हो गई। अब जैसे एक्स वाई लिख रहे हो और आप एक्स वाई में ब्रैकेट नहीं डाल रहे हो, जबकि बुक में भी नहीं डाला हुआ, ये भी एक गलती है, क्योंकि जो ये साइन आपने लिख दिया एक्स वाई, इसके 2 मीनिंग है। साइन एक्स वाई भी हो सकता है एंगल में भी, या ये ऐसे भी हो सकता है जी, साइन एक्स और वाई बाहर हो सकता है। ठीक है ना, इसलिए ब्रैकेट्स का प्रॉपर यूज करना आना चाहिए। तो आप भी जब लिखें तो ब्रैकेट को ढंग से इस्तेमाल करें, क्योंकि क्या होता है ब्रैकेट की वजह से पेपर में कई बार हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं, भूल जाते हैं क्या करना था। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखो, माइनस साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स और माइनस वाई इंटू साइन एक्स वाई इज इक्वल टू 0। अब डी वाई बाई डी एक्स वाली टर्म हम एक साथ कर लेते हैं, यानी डी वाई बाई डी एक्स की ये दोनों टर्म्स हैं,
dy बाई डी एक्स इसमें से ले लेते हैं कॉमन और बाकी सारा ले जाते हैं राइट पर। दिस इंप्लाइज sin 2y माइनस x sin x इंटू वाई dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू y sin x इंटू वाई। अब जो ये ब्रैकेट है इसको आप डिवाइड कर दो, ले जाओ डिनोमिनेटर में। dy बाई डी एक्स हो गया y sin x इंटू वाई और होल अपॉन sin 2y माइनस x sin xy। ये आ गया अपना सॉल्यूशन। देखो बच्चों, वंश कोई डाउट? आपका हैंड रेज है बेटा। कितने लोगों को क्लियर हो गया वाला क्वेश्चन? हैंड रेज करो। हर्षित रावत, कोई डाउट बेटा? सर क्लियर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 करूं या समझ में आ गया? सर आ गया। साइन स्क्वायर एक्स का हो गया 2 sin x cos x जो कि बन जाएगा sin 2x। cos स्क्वायर y का हो गया बेटे 2 cos y और cos y का हो गया माइनस sin y जो कि बन गया माइनस sin 2y dy बाई dx इज इक्वल टू 0। तो अपना आंसर आ गया sin 2x अपॉन sin 2y। बस dy बाई dx sin 2x अपॉन sin 2y। तो ये अब तुम लोग खुद कर लोगे। तो एक्सरसाइज 5.3 के सारे डाउट्स खत्म हो गए। अभी भी कोई दिक्कत हो तो बताओ मुझे, ठीक है? अब आते हैं एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। पहले हम लॉगरिथमिक फंक्शन को समझते हैं। ये एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। सर 2 cos x माइनस साइन y। कौन से पे बात कर रहे हैं हम? सर ये 8th में आया। अच्छा 8th में क्या आया? 2 sin x cos x। तो सर आ गया, वो तो समझ आ गया, लेकिन दूसरा जो आया ना कि 2 cos y इंटू माइनस साइन y, वो उसका क्या होगा? वो बन जाएगा माइनस 2 sin y इंटू कॉस वाई। रीअरेंज जब करोगे तो बन गया वो माइनस sin 2y। ठीक है, ओके सर। तो बन जाएगा sin 2x माइनस sin 2y dy बाई dx 0। sin 2x को जब राइट पे करोगे तो माइनस sin 2x बन जाएगा। अब माइनस sin 2y डिनोमिनेटर में गया, माइनस माइनस कट गया, sin 2x अपॉन sin 2y। ओके, आ गया सर आंसर। समझ गए या नहीं? यस सर। ठीक है, लॉगरिथमिक फंक्शन पर आते हैं। अब सबसे पहले ये समझो कि भाई लॉग की प्रेजेंटेशन क्या है और लॉग यूज क्यों किया जाता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं बच्चों स्क्वायर रूट 2, तो आप कह सकते हैं बड़े आराम से आंसर 1.414 अप्रॉक्स। ठीक है, क्योंकि आपने 8th क्लास में एक डिवीजन मेथड पढ़ा था जिससे आप स्क्वायर रूट 2 निकाल सकते थे। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि भाई क्यूब रूट ऑफ 2, तो आपके पास कोई आंसर नहीं है। 11th रूट ऑफ 7/3 आप कोई आंसर नहीं कर सकते, कोई मेथड नहीं है अपने पास।
तो इसी तरह की पावर्स को सॉल्व करने के लिए लॉगरिथमिक बनाया गया और उसके लिए लॉग टेबल बनाई गई। ठीक है, अब लॉग क्या करता है, एक तरह से लॉग क्या हो गया, लॉग जो है एक्सपोनेंट्स को ही सॉल्व करने का एक दूसरा मेथड है। ठीक है, अब बात कर रहे हैं भाई लॉगरिथमिक फंक्शन की। ये फंक्शन के बारे में बोल रहा है, लॉगरिथमिक फंक्शन और लॉग। पहले लॉग समझेंगे फिर लॉगरिथमिक फंक्शन पर आएंगे। तो अगर आपको किसी भी चीज को लॉग में प्रेजेंट करना हो, मतलब किसी भी पावर को अगर आपको लॉग में प्रेजेंट करना हो, तो बस जैसे मान लो मैंने कहा 2⁻³ इज इक्वल टू 8। ध्यान देना, 2⁻³ इज इक्वल टू 8 एक्सपोनेंट के हिसाब से ये ठीक है। इसी को अगर आपको एक सेकंड प्रेजेंटेशन देनी हो, मतलब लॉगरिथमिक प्रेजेंटेशन देनी हो, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? तो ये बनेगा log 2⁻², 8 इसका कोफिशिएंट हो गया, इज इक्वल टू 3। क्या हुआ, जो यहां पर बेस था 2 वो log का बेस बन गया, और जो आंसर था वो log का कोफिशिएंट बन गया, और जो पावर थी वो log उसकी वैल्यू बन गई। अगर मैं कहता हूं 2⁻³ 8 है, तो यही बात यहां पे आता है log 2⁻² 8 इज इक्वल टू होता है 3। ये दोनों बातें सेम है बट इनकी प्रेजेंटेशन अलग अलग है। ठीक है, अब जैसे मान लो मुझे log दे दे, ध्यान देना कि भाई log दिया और उसे कह रहा है भाई एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करो। ये log दे दिया हमें और मुझे इसे एक्सपोनेंट में कन्वर्ट करना है। तो देखो ये जो 3 है ये बेस की पावर हो जाएगी, और जो ये 8 है ये 3 की पोजीशन पर आ जाएगा जब हमें कन्वर्ट करना हो इसे log से एक्सपोनेंट में। तो देखो मैं कैसे कन्वर्ट कर सकता हूं, ये बन गया 2⁻³ इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब इसी तरीके से मैं एक जनरल फॉर्म लिखता हूं कि अपने पास है log बेस a x और y। मैं कहता हूं इसे कन्वर्ट करो जी एक्सपोनेंट फॉर्म में, इसे मुझे कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंट फॉर्म में। तो y आ गया a की पावर में और x पहुंच गया y की पोजीशन पर। तो अगर मैं इसे कन्वर्ट करूं एक्सपोनेंट फॉर्म में तो मैं लिखूंगा a⁻y इज इक्वल टू x। ठीक है, अब पहले ध्यान से देख लो मैंने क्या क्या किया। जब आप एक्सपोनेंट से लॉग में कन्वर्ट कर लेते हो या लॉग से एक्सपोनेंट में, तब सॉल्यूशन करना शुरू होता है। मतलब आप इसको कन्वर्ट करते हो एक्सपोनेंट को लॉग में, उसके बाद ही सॉल्यूशन होगा। अब जैसे मान लो मुझे कन्वर्ट करना है भाई ⁻√2 की वैल्यू निकालनी है। थोड़े एक दो एग्जांपल और ले लें फिर डिस्कशन करता हूं। जैसे मुझे ⁻√2 का आंसर निकालना है कि भाई ⁻√2 कैसे करोगे, हमारे पास तो कोई मेथड है नहीं। तो हमने लेट कर लिया सपोज इसका आंसर x है। तो अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, हम इसे लिखेंगे 2⁻1/3 इज इक्वल टू x। 2⁻1/3 इज इक्वल टू x। सबसे पहले इसे कन्वर्ट करना होगा आपको लॉग में। तो कैसे कन्वर्ट करोगे लॉग में, यहां ध्यान देना बच्चों जो यहां कन्वर्जन करी हुई है। ठीक है, हम क्या लिखेंगे log 2⁻², log 2⁻² और x इसका हो गया कोफिशिएंट इज इक्वल टू 1/3 इज इक्वल टू 1/3। log 2⁻² x इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, फिर उसके बाद और तरीके होते हैं भाई एंटी लॉग लगाना, एंटी लॉग भी होता है, वो फिर वैल्यूज हम निकालते हैं। फिलहाल अभी ये देखो कि इस तरीके से आप कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, ये तो मैंने कन्वर्जन बताई। कैलकुलेट करने का तरीका दूसरा होता है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड लेते हैं। जब आपको टेबल देख, बेस की बात समझ में आ गई, और जो ये बेस होता है a इज ग्रेटर देन 0। ए हमेशा एक पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए, ए हमेशा एक पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए। ठीक है ना, समझ गए। अब दो तरह के बेस होते हैं लॉग में,
वैसे तो ये इस तरह के जैसे 2, 3, 4 ये क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन जो स्टैंडर्ड हम यूज करते हैं, हम दो बेस यूज करते हैं। पहला, अगर लॉग का बेस 10 है तो इसको बोला जाता है कॉमन लॉग। क्या बोलते हैं इसे हम? कॉमन लॉग। जब हम लॉग टेबल का इस्तेमाल करते हैं तो वहां हमेशा कॉमन लॉग का इस्तेमाल होता है। अगर वहां पर बेस मेंशन नहीं है वैल्यू निकालने में, जैसे यहां पर हम यूज करेंगे तो बेस 10 इस्तेमाल करेंगे। अभी तो मैंने सिर्फ रिप्रेजेंटेशन समझाई है, नहीं तो हम यहाँ बेस 10 इस्तेमाल करते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे वो बताऊंगा, ठीक है ना। तो बेस 10 यूज होता है। अब बेस मेंशन नहीं है तो इसका मतलब बेस 10 है। और जो हम पूरे कैलकुलस में इस्तेमाल करते हैं, कैलकुलस का मतलब कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन और एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, जब वहां हम लॉग का यूज करते हैं तो हमेशा बेस ई इस्तेमाल करते हैं, जिसको कि आप बोलते हो नेचुरल लॉग। क्या बोलते हैं? नेचुरल लॉग। अब ये बेस ई अगर नहीं लिखा है कैलकुलस में, मतलब जितने आप चैप्टर पढ़ रहे हो, तो वहां पर बाय डिफॉल्ट बेस ई है। तो दो तरह के लॉग हैं, लॉग कॉमन लॉग और नेचुरल लॉग। अब लॉग की कुछ आइडेंटिटीज हैं। सर लॉगी का क्या बताया आपने? बता रहा लॉग ई कहलाता है नेचुरल लॉग, और लॉग ई कैलकुलस में इस्तेमाल होता है, ठीक है, जो अभी हम पढ़ रहे हैं अगर ई नहीं डेरिवेटिव लिखा ऑफ। तो 10 लगाएंगे ना सर? क्या चाहिए बेटा? अगर ई नहीं है तो 10 लगाएंगे? नहीं नहीं नहीं, कैलकुलस में अगर ई नहीं लिखा तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट ई है वहां पर, आप लिखो या ना लिखो, ठीक है। टेबल का कोई काम नहीं है आपको, जो ये वाला लॉग है ना, इसका कोई काम नहीं अभी फिलहाल 12th क्लास में मैथमेटिक्स के अंदर, ठीक है। सिर्फ लॉग ई वाले का काम है, करेक्ट। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे भाई लॉग ई हो गया नेचुरल लॉग। अब लॉग की कुछ आइडेंटिटीज है, ठीक है, उन्हें याद करना होगा आपको। देखो क्या क्या लॉज है। फर्स्ट लॉ, लॉग एनी बेस, वैसे तो बेस ए से भी मैं आइडेंटिटी लिख रहा हूं, बाकी आप ई और जो भी बेस हो उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो लॉग बेस ए एक्स मल्टीप्लाई वाई, तो ये आइडेंटिटी होती है लॉग बेस ए एक्स प्लस लॉग बेस ए वाई, ठीक है। लॉग बेस ए एक्स प्लस लॉग बेस ए वाई, ठीक है। और इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि कहीं गलती से आप अप्लाई कर दो। लॉग बेस ए एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू लॉग बेस ए एक्स प्लस लॉग बेस ए वाई। इस पे पूरा ध्यान रखना। लॉग एक्स प्लस वाई डजंट मीन दैट लॉग इनटू एक्स प्लस वाई। वो आप समझ चुके हो कि ये एक्स वाई लॉग का कोफिशिएंट कैसे आता है, देखो ध्यान से, है ना। तो ये मल्टीप्लाई नहीं है कि हम ब्रैकेट खोल दें कहीं कि हमने ब्रैकेट खोल दिया जी ये है लॉग एक्स प्लस लॉग वाई। तो ये ध्यान रखना है, लॉग बेस ए एक्स इंटू वाई है तो लॉग बेस ए एक्स प्लस लॉग बेस ए वाई, ठीक है। कन्वर्स इज ऑल्सो ट्रू। सेकेंड आइडेंटिटी, सेकेंड आइडेंटिटी है लॉग बेस ए एक्स अपॉन वाई मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो इट इज इक्वल टू लॉग बेस ए एक्स माइनस लॉग बेस ए वाई। तो क्या हो जाएंगे? सब्ट्रैक्ट। और बाकी ध्यान रखना है कि और कोई आइडेंटिटी नहीं लग सकती, कोई और प्रेजेंटेशन हो तो हम ब्रैकेट खोल सकें, ठीक है। आइडेंटिटी नंबर 3, लॉग बेस ए एक्स टू दी पावर एन, एक्स टू दी पावर एन। अब एन कुछ भी हो सकता है, एक मिनट बच्चों। ठीक है, तो अब ये जो n है बेटा, ये कोई जरूरी नहीं कि कांस्टेंट ही हो। एक्स सर
सर ये x और y मल्टीप्लाई हो रहे हैं लॉग से। ऊपर वाले फर्स्ट की आइडेंटिटी की बात कर रहे हो? फर्स्ट आइडेंटिटी, हाँ सर, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट में फर्स्ट हाँ, ये लॉग बेस ए एक्स मल्टीप्लाई बाई वाई है, एक्स इंटू वाई। अगर इसमें डॉट में प्रॉब्लम आ रही तो उसको हटा देते हैं। अब तो क्लियर रहेगा, एक्स इंटू वाई, अगर वो माइनस लग रहा हो आपको कहीं, अब ठीक है। सर एक्स इंटू वाई है वो, और नीचे डिवाइड है, तो डिवाइड में माइनस होगा, मल्टीप्लाई में प्लस होगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं बात कर रहा था लॉग बेस ए एक्स टू दी पावर एन की। जो ये पावर एन है, जैसे हम करते हैं, डिवाइड बताया आपने? क्या चीज बच्चे? डिवाइड में डिवाइड, डिवाइड में माइनस, ये रहा, ये डिवाइड है ना एक्स अपॉन वाई, और ये रहा माइनस, लॉग बेस ए एक्स माइनस लॉग बेस ए वाई, ठीक है। अब बात हो रही है लॉग बेस ए एक्स टू दी पावर एन। तो जो यहां पर एन है, डिफरेंशिएशन से कंफ्यूज नहीं होना कि डेरिवेटिव में जो n है वो एक कांस्टेंट होना चाहिए, वेरिएबल नहीं, तभी हम लगा सकते हैं एन एक्स एन माइनस वन। लेकिन लॉग में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं, n कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है, ठीक है। तो डेरिवेटिव से इसमें गड़बड़ बंद करना। तो लॉग बेस ए एक्स टू दी पावर n होता है n लॉग बेस ए एक्स, मतलब पावर आगे आ जाती है, और लॉग बेस ए एक्स एज इट इज, ठीक है। फोर्थ रूल, फोर्थ रूल कहता है लॉग बेस ए वन, लॉग बेस ए वन, वेरिएबल जो बेटे एक्स और वाई में फंक्शन हो उन्हें वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। ओके सर, वो सॉरी भूल गया था। ठीक है ना। तो अगर हम बात करें लॉग बेस ए वन, वन आ रहा है, तो इसका आंसर हमेशा जीरो होगा। लॉग बेस एनी बेस, लेकिन कोफिशिएंट में वन है तो आंसर जीरो, ठीक है। फिफ्थ, लॉग बेस ए और कोफिशिएंट भी ए, तो आंसर होता है वन। जैसे लॉग बेस टू और कोफिशिएंट भी टू, तो लॉग बेस टू सर अगर नीचे एक ही जगह पे वन हो तो? तब नहीं होगा, ठीक है, समझ गए। बेस तो तब क्या होगा? हम्म, तब क्या केस होगा? वो तो सोल्यूशन करना पड़ेगा, वन होगा। डिपेंड करेगा ए कितना है। और वैसे ए नॉट इक्वल टू वन होता है, ए वन होता ही नहीं, ठीक है। ग्रेटर देन जीरो होता है, बट ए इज नॉट इक्वल टू वन और नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। ओके सर। सर इसकी वैल्यू मतलब 2 से स्टार्ट होगी ना? देखो इन सबको जब भी नहीं नहीं, अगर मैं बात करूं जैसे लॉग बेस ये है, इसका क्या आंसर होगा? तो आपने कहा ये आंसर सपोज इसका एक्स है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि अगर आप इसको एक्सपोनेंट में बदलोगे तो 1 टू दी पावर x इज इक्वल टू ए, ध्यान दो, 1 टू दी पावर x इज इक्वल टू ए। अब 1 की कोई भी पावर हो, सही है, 1 की कोई भी पावर हो, उसका आंसर ऑलवेज 1 होगा। तो ए क्या हमेशा 1 ही होगा? ऐसे इनको प्रूफ कर सकते हैं सारी चीजों को। यहां पर दो सिचुएशन होती हैं, देखो ऐसे, यहां ऐसे लिखा जाता है, बहुत ज्यादा डिटेल में अगर गए हम, ए ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन वन, पहला केस होता है, स्टैंडर्ड ऐसे लिखा जाता है, ए ग्रेटर देन जीरो। और थोड़ा हम डिटेल में जाते हैं तो उसको ऐसे लिखा जाता है, ए ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन वन, पहली कंडीशन, और दूसरी कंडीशन होती है ए ग्रेटर देन वन। अब इसमें ए इज इक्वल टू वन नहीं है, ए इज इक्वल टू जीरो नहीं, ठीक है। ये फिर बिल्कुल लॉग में जब बहुत ज्यादा हमें पढ़ना हो तब ऐसा करते हैं। सर मतलब ये 1 से कम या 1 से ज्यादा? हाँ, 1 से कम लेकिन 0 से बड़ा, पॉजिटिव ही होना चाहिए, ठीक है। समझ गए Yes, कि sir. ये होता है इसमें, मतलब और ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो और रहेगा ये। तो पहले मैं सोच रहा हूँ हम इस पे काम करें तो ठीक है, क्योंकि फिर वो बहुत डिटेल में फंक्शन आपको पढ़ना पड़ेगा, उतने की जरूरत है नहीं फिलहाल सीबीएसई के लिए। लॉग बेस ए कितना हो गया? 1 6,
लॉग बेस ए बी, अगर आप इसको रेसिप्रोकल करो तो ये बन गया 1 अपॉन लॉग बेस बी ए। जो कोफिशिएंट था वो बेस बन गया और जो बेस था वो कोफिशिएंट बन गया, 1 अपॉन लॉग बेस बी ए। समझ में आया? ए बी 1 अपॉन बी ए। 7th रूल, 7th रूल है लॉग बेस ए बी को लिख सकते हो लॉग बेस एम बी अपॉन लॉग बेस एम ए। लॉग बेस एम बी अपॉन लॉग बेस एम ए। अब अगर तो मतलब अब ए बी के दो है। मैं कंप्लीट कर रहा हूं। देखो अब सबके दिमाग में कंफ्यूजन आ रही होगी कि ये वाली बात और ये वाली बात तो सेम है, तो फिर ये दो अलग अलग प्रेजेंटेशन क्यों? ये क्वेश्चन के डिमांड पर है। मान लो मुझे क्वेश्चन आ रहा है कि डिफरेंशिएट करो लॉग बेस एक्स वाई को, सही है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि जो ये बेस है, लॉग का बेस हमेशा एक कांस्टेंट होना चाहिए ग्रेटर देन 0, बट ये तो वेरिएबल है तो हम डेरिवेटिव नहीं कर सकते। अब डिफरेंशिएशन में किस बेस की जरूरत होती है? ई की। तो मैं इस पूरे क्वेश्चन को ऐसे लिख सकता हूं, लॉग बेस ई वाई अपॉन लॉग बेस ई एक्स। अपनी मर्जी का बेस में यूज कर सकता हूं। एम यही बात बता रहा है कि अगर आपको बेस ई की जरूरत है तो आप बेस ई डाल सकते हो, बेस 10 की जरूरत है तो आप बेस 10 डाल सकते हो, लेकिन प्रेजेंटेशन लेकिन हम डालेंगे क्यों? वो देखो, जैसे मैं कह रहा हूं उसको डिफरेंशिएट करो, ठीक बेटे? तो आपने लॉग का कौन सा डेरिवेटिव पढ़ा है? आपने तो डी ओवर डी एक्स ऑफ लॉग बेस ई एक्स पढ़ा है ना। बेस ई होना चाहिए तब डिफरेंशिएट कर पाओगे, या बेस ए होना चाहिए तब डिफरेंशिएट कर पाओगे। लेकिन क्या एक्स बेस के लिए पढ़ा है आपने? एक्स बेस नहीं पढ़ा ना। सर अब क्वेश्चन में आपको बदलना पड़ेगा। अब क्वेश्चन में सबसे सुटेबल बेस अपने लिए कौन सा रहेगा? ई। तो हम ई को इसमें अप्लाई कर सकते हैं इस आइडेंटिटी के थ्रू। अब समझ में आया? अब मुझे अगर इसे डिफरेंशिएट करना तो मैं सिंपल क्वोशिएंट रूल लगाऊंगा और डेरिवेटिव हो जाएगा। ठीक है, मतलब पहले लॉ का यूज करके उसको कन्वर्ट किया, फिर डिफरेंशिएट किया। इसलिए ये m मैंने लिखा है। m का मतलब है जिस बेस की आपको जरूरत है आप वो बेस यूज कर सकते हो। सर जीरो भी? जीरो बेस तो हो ही नहीं सकता ना, बेस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। वो तो क्राइटेरिया तो फॉलो करना ही चाहिए ना। लोग पता क्या चलेगा क्या यूज कर। देखो डिफरेंशिएशन आपको करनी, आपने तो इसका डेरिवेटिव पढ़ा है ना, डी ओवर डी एक्स ऑफ लॉग एक्स 1/x। अब आपको क्या पता चल रहा है कि आपको लॉग का कौन सा बेस चाहिए कि आप डिफरेंशिएशन कर सको? बताओ। ई या ए? ई या ए चाहिए। अब ए तो एक पर्टिकुलर वैल्यू होती ही नहीं है। ए जो है वो तो कोई भी रियल नंबर होता है ना। ये मैंने डेरिवेटिव किसका किया? लॉग बेस ई का डेरिवेटिव किया, ए का तो किया ही नहीं है। लॉग बेस ई का किया 1/x, जिसका कि आसान है डिफरेंशिएशन करना। तो अब आपको ये डेरिवेटिव करने के लिए आ गया लॉग बेस एक्स वाई, लॉग का बेस एक्स कोफिशिएंट वाई, ये डिफरेंशिएट करने के लिए आ रहा है। तो आपके पास तो इसका कोई फॉर्मूला ही नहीं है। फॉर्मूला किसका है? लॉग बेस ई एक्स का। तो क्या कोई ऐसा रूल है जो लॉग बेस एक्स वाई को कन्वर्ट कर सके लॉग बेस ई में? तब आप जाएंगे 7th रूल की तरफ कि हाँ है हमारे पास m मीन्स एनी रियल वैल्यू बट ग्रेटर देन 0। अभी समझ में आई बात? यस सर। तो हम बदल लेंगे फिर उसे, फिर उसके बाद डेरिवेटिव कर लेंगे। ठीक, मेरी बात समझ में आ गई सबको क्या कहना चाहता हूं मैं, और रूल का कैसे इस्तेमाल होगा? ठीक है, तो अब इसको हटाते हैं फिर आगे चलते हैं। ठीक है, अब आ जाओ 8th रूल पर। एट्थ रूल है अपने पास a टू दी पावर लॉग बेस a x। ध्यान देना बच्चों,
a टू दी पावर log बेस, यानी जो आपका बेस है वही log का बेस है जो पावर में log है। तो ऐसे केस में जो आपका आंसर बनेगा वो आपका आंसर बनेगा इट इज इक्वल टू x। किसके बराबर होगा? ये x के बराबर होगा। a टू दी पावर log बेस ax इज इक्वल टू x। फिर इसे डिफरेंशिएट कर लेंगे या जो भी कहेगा। ये 8 रूल्स हैं जो आपको याद रखने, 8 लॉस। फटाफट देखो। एक बार लास्ट वाला बता दो, 8। लास्ट वाले में बेटे, जैसे मान लो आपको ये दिया गया 2 टू दी पावर log बेस 2 5x, कह रहे जी इसे डिफरेंशिएट करो। हमें डेरिवेटिव पता है a टू दी पावर x का, ये a हो गया, ये a टू दी पावर x हो गया। लेकिन अगर आप देखो तो ये और सिंपल हो सकता है। कैसे? इस लॉ पे ध्यान दो। बेस है 2, उसकी पावर में है log और उसका भी बेस है 2। तो ऐसे केस में आप इसे लिख सकते हो d/dx ऑफ ओनली 5x। ये सब हट जाएगा, ये भी गया, ये रूल के अकॉर्डिंग ये सब खत्म हो गया। किसके बराबर होता है? 5x के। अब ज्यादा आसान नहीं है डिफरेंशिएशन करना। अब कैसे हट गया? ये रहा रूल, a टू दी पावर log बेस ax किसके बराबर होता है? x के बराबर होता है। तो 5 एज इट इज x का डेरिवेटिव 1। अब इनको प्रूव भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि इनको प्रूव नहीं कर सकते। ठीक है, कि क्यों ये x के बराबर होता है। चलो तुम लोगों को एक प्रूफ सर कर। x नहीं आना चाहिए। x कौन सा x? 5x है ना पूरा, log का कोफिशिएंट पूरा 5x है, यहाँ log का कोफिशिएंट सिर्फ x है। ठीक है सर इसका कोई लॉजिक भी होता है? बिल्कुल लॉजिक होता है। देखो इसको log से ही प्रूफ कर सकते हैं इस बात को। देखो कैसे प्रूफ होता है। आपको क्या करना है कि सपोज इसकी वैल्यू क्या है, लेट, अब ध्यान देना मैं कैसे आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करता हूं। लेट a टू दी पावर log बेस axy ले लिया, ठीक है ना। अब हम कर सकते हैं टेकिंग log ऑन बोथ साइड, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो ये होता है log a। आपने क्या बेस लेना है, a लेना है या e लेना है, आपकी मर्जी है। तो हम बेस यहां पर a ले लेते हैं, ठीक है, और a ही लेना पड़ेगा क्योंकि a से क्वेश्चन चल रहा है। a टू दी पावर, या दूसरा एक तरीका, ये छोड़ो, तुमको पहले वाले मेथड से करा देता हूं। कन्वर्जन अगर आप करो तो आप लिखोगे log टू द बेस a, y आएगा log के कोफिशिएंट में, और जो ये पावर है वो जाएगी y की पोजीशन पर, इज इक्वल टू log बेस ax, log बेस ax। अब ध्यान दो, log और log, अरे क्या हुआ है सर, समझ नहीं आया। अच्छा ये वाला रूल देखो, ये वाला रूल याद है? याद है जो पहला ही पढ़ाया था? यस सर। ये ठीक है, देखो सही है ये, यस सर। ठीक है ना। अब क्या किया था इसमें, उल्टा आप चलो, जो ये बेस है वो log का बेस है, ये रहा जो ये बेस है, ये रहा ये log का बेस आ गया। ठीक है, जो ये इज इक्वल टू है ना, ये जो इज इक्वल टू है ये कहाँ था? पावर में। पावर किसके बराबर हो गया? इज इक्वल टू के। तो ये रहा आपका पावर किसके बराबर हो गया? इज इक्वल टू के बराबर हो गया। y कहाँ आ गया? ये वाला y, a टू दी पावर y कहाँ पहुंच गया? x की जगह पहुंच गया। तो ये आपका बन गया log बेस ax log बेस ay। अब ध्यान देना, log और log दोनों तरफ सेम है, बेस और बेस दोनों तरफ सेम है, तो दोनों के कोफिशिएंट क्या होंगे? बराबर नहीं होंगे। तो y किसके बराबर आ गया? और y क्या है? y ये रहा, यानी a टू दी पावर log बेस ax इज इक्वल टू x।
हो गया अरे प्रूफ? log ay कैसे आया बस ये समझा दो। ठीक है, अच्छा log ay कैसे आया? x इसकी पोजीशन पर पहुंच गया। मैं इसको यस सर। मैं इसको एक काम करता हूं, क्योंकि x और y में तुम लोगों को शायद कंफ्यूजन हो रही है। मैं इसको ऐसे कर देता हूं, इसको लिख देता हूं y, ठीक है, और इसको लिख देता हूं मैं x। अब देखो, ठीक है, तो ये आपका बन गया a टू दी पावर x, और ये आपका आ गया y। अब जरा देखो, आप इस वक्त इस सिचुएशन पर हो, ये वाली सिचुएशन पे, a टू दी पावर एक्स वाई, और x की जगह ले रहा है ये पूरा log बेस ax, ठीक है। अब जो ये a है ये log का बेस बन जाएगा, ये आपने बना दिया, और जो ये y है ये कहां पहुंच जाएगा, कहां पहुंचेगा, log के कोफिशिएंट में, ये वाला y। तो ये अपना जो ये y है ये पहुंच गया log के कोफिशिएंट में, और ये रहा आपका log बेस ax, यानी जो x की पोजीशन ले रहा है वो x की जगह आ गया, ये इधर आ गया। आगे सर समझ। ठीक है ना, ये है बस। तो ऐसे प्रूफ कर सकते हैं, फिलहाल तो इन्हें याद करना है आपको, ठीक है। सर वैसे आता है प्रूफ के लिए? नहीं, ये सब पहले 9th क्लास में प्रूफ हुआ करते थे हम लोगों के टाइम में, ठीक है। फिर धीरे धीरे आत्महत्याएं बढ़ने लगी, स्टूडेंट परेशान होने लगे मैथमेटिक्स को लेकर के, डरने लगे लोग कि भाई बच्चे रात भर सो नहीं पाते अगर उनका मैथ का पेपर होता है तो, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने उस पर काम करना शुरू किया, तो उन्होंने एक सॉल्यूशन निकाला कि भाई पढ़ाई ही आसान कर दो। जो चीज 9th में पढ़ते थे अब वो 12th में भी हम नहीं पढ़ते। लेकिन पढ़ाई क्या आसान हुई? हाँ जी, आप लोगों के विचार में अभी भी सब हाँ सर, अभी भी सब 9th की हुई थी, ये अभी थोड़ा दिक्कत है। अभी भी सब कहते हैं मुश्किल है। तो ये तो जितना आसान बनाते जाओगे ये तब भी सबके लिए मुश्किल ही रहने वाली है। कोई ये नहीं कहेगा आने वाले टाइम में कि नहीं पढ़ाई बहुत आसान हो गई है, वो चाहे वो कितनी भी कोशिश कोई कर ले। सर जी वो वाली पढ़ाई हमने पढ़ी नहीं, जो अभी हम पढ़ रहे हैं हम तो उसके बारे में बता सकते हैं ना। सर कोई कहता है पहले वाली पढ़ाई इजी थी, कोई कहता है अभी वाली इजी। कौन किसने कहा ये बात? अगर आप उठा करके देखें, अरे पहले 60% में ऐसे खुश हो जाते थे, आप कहाँ 90% में आ जाए तो भी कोई खुश नहीं होता। फिर क्यों नहीं खुश होता? क्योंकि 90% का भी कुछ नहीं होने वाला, वहां 60% में भी बहुत कुछ मिल जाता था, क्योंकि वो 60% बहुत अच्छी तरह पढ़ के आते थे। आज 60% उसके आते हैं जिसको मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा कुछ आता होगा। ये भी तो बात है कि नहीं है? 60% नॉर्मल हो गया है। इतने सारे आपके 20 नंबर के प्रैक्टिकल हो गए हैं, सब उसमें ऐड करते जा रहे हैं, तो इसकी वजह से नंबर जरूर इंक्रीज होंगे। पहले तो ये सब कुछ था नहीं, भाई पढ़ो और नंबर लाओ। और अब ये चीज आप देखो कि क्यों ज्यादातर IITs क्वालिफाई नहीं होते हैं। ये सोचो आप, अगर उसका सिलेबस आप देखोगे तो कुछ नहीं बदला, वो तो उतना ही पढ़ना है आपको जैसे पहले पढ़ते थे। 11th-12th का कम करते जा रहे हैं। तो सोचो अब एक 11th-12th नहीं पढ़ा है, एक मिनट बच्चों, ठीक है। तो अब ये सोचो कि 11th-12th में जब अच्छी तरह से स्ट्रांगली आपने नहीं पढ़ा होगा तो कैसे क्लियर होगा कोई चीज। ऐसे CA के एंट्रेंस में भी है, उसमें भी पूरा का पूरा लॉग आता है, लॉग का पूरा एक चैप्टर है, एक्सपोनेंट का पूरा एक चैप्टर है, उसको आपको ढंग से पढ़ना पड़ता है। तो हर जगह गैप हो गया, सब इस बात में कंफ्यूज हो गए कि हम पढ़ें क्या। इंजीनियरिंग के लिए पढ़ना है तो ये पढ़ना है, जबकि 11th-12th का ही बच्चा पढ़ रहा है। ऐसा थोड़ी कि 11th-12th छोड़ करके कोई अलग से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है, तो उसके ऊपर बर्डन कितना हो गया। अब मान लो एक ही ढंग से सिलेबस रखा जाए तो उसको पता तो है ना, ये पढ़ करके मैं हर चीज कर सकता हूँ, हर 12th पास आउट इसके लिए एलिजिबल है, तो यही सिलेबस है। क्यों भैया अलग अलग सिलेबस है, ये बताओ। सब जिसको लेना है वो सोच समझ के लेना।
अब नहीं पढ़ना है कह ये तो रहा बात सही है सर आपकी। हाँ। ये तो बात सही है सर आपकी। अब सोचो, अब ये कहते हैं कि जिसने सबसे पहले कहते हैं बीएड करो, मान लो टीचर की बात है, हम एक सिंपल सा एग्जांपल लें, वो बीएड की पहले पूरी की पूरी तैयारी करके बीएड पास करके बाहर निकलता है। बीएड पास करके बाहर निकलता है तो फिर कहते हैं फिर एक पेपर लेंगे, तब आपको जा करके टीचिंग की जॉब मिलेगी। इसका मतलब गवर्नमेंट को अपने ही इंस्टीट्यूट पे भरोसा नहीं है। सोचने वाली बात है कि नहीं? तुमने ही तो वो इंस्टीट्यूट बनाया ना जिसने उसको कहा कि हाँ अब ये टीचिंग के लिए एलिजिबल है, फिर कह रहे हो नहीं मैं एक और एग्जाम लूंगा उसके बाद ये टीचर बनेगा। तो तुम्हारे खुद के ही इंस्टीट्यूट ठीक नहीं है, तुम्हें उन पे ही विश्वास नहीं है। नौकरी देते हुए तुम लोग इतने सारी चीजें लगा देते हो कि भाई एक एग्जाम, 2 एग्जाम, 3 एग्जाम, बंदा साबित कब करे अपने आप को कि मैं अच्छा हूं, है ना? तो ये कमियां हैं इनके अंदर। जैसे आप अभी आप ऑफलाइन के बारे में बता रहे हो, टेस्ट ले रहे थे ऑफलाइन पेपर होने के बाद भी, सर ऑनलाइन के बाद तो फिर कितने टेस्ट लेंगे, एक बार आप खुद सोचो। वही बात है ना? तो अगर आपको अपनी चीज पर विश्वास होगा तब तो सही होगा ना कि भाई यहां से जो निकलेगा इसके बाद इसको कोई पेपर नहीं देना। ये सर फर्जी बीएड के बन जाते हैं ना सर्टिफिकेट्स। नहीं, वो इन्होंने बना कैसे लिए फर्जी? अगर आप सोचो, मेरी बात सुनो, अगर मैं या आप डर के मारे एक छोटा सा काम नहीं कर पा रहे हैं, हमें तो मार मार के बंद कर देंगे। एक छोटा सा काम, अभी आपको अपना इंस्टीट्यूट ही खोलना हो, जी मेरे पास ये पेपर है, मार मार के तुमको अंदर कर देंगे। किसने कहा तुमको? अभी टीवी पे इतना चिल्ला चिल्ला के बोला जा रहा है। तो कोई भी चीज खोलने के लिए अभी कोई छोटा आदमी थोड़े से पैसे डाल दो, अभी कुछ नहीं बोलेगा कोई। कुछ नहीं बोलेगा। देख लिया ना, मतलब उनसे झंझट करो तब उन्हें अच्छा लगेगा कि भाई हाँ पैसे दे, अब तू सही है, मतलब तुझे कोई बीमारी नहीं टच कर सकती हिंदुस्तान के अंदर। तो इन सब चीजों से दूर ही रहना ठीक है। इसीलिए तो कोई जो शरीफ आदमी होते हैं इन सब झंझटों में नहीं पड़ते, छोड़े यार चले चाहे ना चले, इनसे बहस कौन करेगा इतना, है ना? अभी आप सोचो कि इंडिया में अगर आप ये कहो कि नहीं मेरे को यार आसपास जाना है, हेलमेट लगा के चलो, तुम्हारे घर वाले तुम्हारा मजाक उड़ा लेंगे। जबकि रोड पे निकलने का मतलब अपनी सेफ्टी है। लेकिन क्या बात है भाई, दुकान से सामान ले जाए, बड़ा हेलमेट वेलमेट पहन के घूम रहा है, तो मजाक उड़ाएंगे तुम्हारा। और वहीं लोग घूमते रहेंगे वैसे ही। अब कोई ये नहीं जानता कि गिर जाएंगे तो क्या होगा, वैसे अगर सही बात मायने में हम चले तो, है ना? तो ये इनको खुद अपनी पॉलिसी पे भरोसा नहीं है, इसलिए इतने एग्जाम देते हैं। और क्योंकि ये जानबूझ के गैप बनाते हैं। और परेशान कौन होते हैं? सिर्फ मिडिल क्लास परेशान होती है। जो सबसे लोअर हैं वो पढ़ते ही नहीं, जो सबसे हाई क्लास है वो यहाँ नहीं अरे पढ़ते। सर वो तो लोअर तो अपने सर सर्टिफिकेट दिखाए थे, SC CA भी। नहीं, वो नहीं भी पढ़ेंगे तो उनको क्या फर्क पड़ रहा है? लेकिन जो मैं सबसे लोअर की बात कर रहा हूँ, और जो सबसे अपर क्लास है वो यहाँ नहीं पढ़ती, वो बाहर पढ़ती है, उसको ज्यादा लोग तवज्जो देते हैं। क्या तू भाई यूके से करके आया हुआ, उससे कोई एग्जाम नहीं लेंगे, यस आप इस जॉब के लिए आ सकते हो, आप लेटरल एंट्री हो गई उनकी जी, फॉरेन से पढ़ के आए हैं, मतलब वहां विश्वास है उनको, है ना? कि लेकिन अपने सिस्टम पे विश्वास नहीं है, क्योंकि बना ही ऐसा है। उन्हें पता है यहाँ से जो निकलेंगे 10% लोग होंगे जो खुद मेहनत करी होगी कुछ, तो वही पेपर भी दे लेंगे, वही पास हो जाएंगे, बाकी 90% ऐसे ही हमने निकाले हैं। तो यहाँ की एजुकेशन में खामियां हैं बहुत ज्यादा, इसलिए यहाँ खुद बहुत अच्छा पढ़ना चाहिए। जितने आपके पास रिसोर्सेज हैं उससे पढ़ाई करनी चाहिए। ये तो बहुत अच्छी बात है कि थोड़ा हम लोग जो है इंटरनेट वगैरह बहुत अच्छी तरह से जानने लग गए, अब सभी घरों में इंटरनेट हो गया है, तो हमें इसका यूज बहुत अच्छा करना चाहिए और पढ़ाई करनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा। क्योंकि जो इंडिया में खुद पढ़े हैं उन्होंने ही कुछ किया है, और जो किसी भरोसे पे रहे हैं ना कि अभी ये एग्जाम दे के वो कर लूंगा, वो एग्जाम दे के वो कर लूंगा, कुछ नहीं हो सकता। इसलिए खूब पढ़ो और अपने हिसाब से पढ़ो, समझ के पढ़ो, ठीक है? तो ये यही सब झंझट है। अच्छा चलो अब आ जाते हैं, वही मैं कह रहा हूँ कि इजी वो 60% जो थे वो ज्यादा कामयाबी की तरफ हमें ले जाते थे, और आज के 90% में भी हम भटक रहे हैं। अब आप सोचो 90% लाने वाला कोरेस्पॉन्डेंस से बीकॉम कर रहा है, बीकॉम ऑनर्स या बीकॉम पास जो भी कर रहा हो, कोरेस्पॉन्डेंस से, क्या उस 90% और एक जो है 92% लाया हुआ है? तो 2% में क्या इतना बड़ा फर्क हो गया?
कि उसको सीट ही ना मिले पढ़ने के लिए। तो सबसे बड़ी खामी यह है कि आप ये देख रहे हो कि बच्चे 90% वाले हमारे बढ़ रहे हैं, तो हमें भैया सीटें इंक्रीज करनी चाहिए, उन बच्चों को भी पढ़ने का हक है जो 90 ला रहे हैं। ये नहीं कि वही सीटें रहने दो जो 40 साल से चल रही हैं। आबादी बढ़ रही है और काम हो रहे हैं, तो बढ़ाएगा कौन ये सब सीटें, है ना। चलो बढ़ते हैं आगे। ये सब तो ऐसे ही बहुत झंझटी काम है इन पे बातें करना। तो लॉग में यहां तक हमने लॉग के लॉज देख लिए। मेरे ख्याल से सबको लॉग के लॉज क्लियर हो गए कि नहीं, पहले ये बताओ। सब ठीक ठाक समझ में आ गए? अब इनको अप्लाई करना आना चाहिए। अब मैं आता हूं डिफरेंशिएशन पर, डेरिवेटिव ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। पहले तो हम लॉगरिथमिक फंक्शन समझते हैं। लॉगरिथमिक फंक्शन क्या है बच्चों? f इज एनी फंक्शन फ्रॉम रियल नंबर टू रियल नंबर। अब जो डोमेन है वो रियल नंबर नहीं है, ऑल पॉजिटिव रियल नंबर है, तो मैं ऐसे लिख देता हूं r पॉजिटिव टू r, कोडोमेन। ठीक है, और बाकी अगर इसमें इतना इनकी कोई जरूरत है नहीं, डोमेन में बता चुका हूं, तो सीधे हम लिखते हैं y is equal to fx is equal to log base ax. This is known as logarithmic function. कोफिशिएंट में x आ गया log के, बेस a हो गया, वेयर a is greater than 0। अब greater than 0 के को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, वो तुम लोगों ने देख लिया, greater than 0 but less than 1 and greater than 1। ठीक है ना। बाकी आपको इतना जानना जरूरी है कि a बस पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए। y is equal to सर, हाँ जी सर y वो है पावर। y पावर नहीं है, अब y तो फंक्शन प्रेजेंट कर रहा है ना fx को। पर सर तो ऊपर वो सर तो इक्वल है ना लॉग a बेस अपॉन x के। चाहे उसको आप fx से मेंशन करिए चाहे y से मेंशन करिए आप। ठीक है, अब हम प्रेजेंट कर रहे हैं फंक्शन को, y is equal to fx is equal to log base ax। तो हमने दो डेरिवेटिव पढ़े हैं बच्चों, d over dx of log base ax, जो कि डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन x log base e a। e नहीं लिखते हो तो e माना जाएगा, 1 अपॉन x log base e a। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे डिफरेंशिएट करना है d ओवर dx ऑफ log base 2x को, तो मेरा आंसर क्या होना चाहिए? 1 अपॉन x log base e a यानी log 2। e लिखो या ना लिखो, 1 अपॉन x log 2। क्लियर है बात? लेकिन अब जो क्वेश्चन है वो तो सिर्फ x में नहीं आएगा। अब क्वेश्चन आएगा कुछ इस तरीके से, जैसे अगर मैं बात करूं तो मुझे निकालना है d ओवर dx ऑफ log बेस a fx। अब बच्चों x को रिप्लेस कर दिया किसी भी एक फंक्शन में, अब जो भी हो जाए, log बेस a sin x, log बेस a log x, तो आप इसे कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? तो सेम अब यहां पर आपने देखा कि भाई x को x रिप्लेस हो रहा है किसी फंक्शन से, तो यहां पे क्या लगेगा? चेन रूल लगेगा। चेन रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले डेरिवेटिव किधर फोकस कर रहा है? log बेस a पर। किस पर? log बेस a पर। तो log बेस a का डेरिवेटिव क्या होता है? 1 अपॉन x, x की पोजीशन कौन ले रहा है? fx log a। अब log a का तो डेरिवेटिव खत्म हो गया, इनटू d ओवर dx ऑफ fx। देख लिया चेन रूल, 1 अपॉन x, x की जगह है fx, log a, नाउ d ओवर dx ऑफ fx। अब fx का डेरिवेटिव क्या हो गया? fx का डेरिवेटिव हो गया f डैश x, f डैश x अपॉन fx log a। ये इसका सॉल्यूशन होगा। अब पहले इस पे एक एग्जांपल समझो, फिर बात करेंगे।
मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, डी ओवर डी एक्स ऑफ log base 3 log x, log base 3 log x। मुझे इसे डिफरेंशिएट करना। यहां पर बेस मेंशन नहीं है तो बेस ई है, बेस मेंशन नहीं है तो बेस ई है। अब आपने क्या नोट किया कि log बेस a तो है लेकिन x की जगह log x है। इसका मतलब यहां क्या लगना चाहिए, यहां लगना चाहिए चेन रूल, क्योंकि x रिप्लेस हो रहा है किसी और फंक्शन के साथ। तो जब मैं यहां पर अब डिफरेंशिएट करूंगा तो सबसे पहले log a का डेरिवेटिव 1 अपॉन a, 1 अपॉन x, x इज log x, इंटू log a यानी log 3, a कितना है 3। अब ये आपका हो गया खत्म। अब कहा गया डेरिवेटिव d ओवर डी एक्स ऑफ log x। log x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 बाई एक्स, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 1 अपॉन x log x log 3, 1 अपॉन x log x log 3। अब जितना मैंने पढ़ाया है ध्यान से 15 सेकंड है, बहुत अच्छी तरह से एक एक स्टेप देखो। सबसे पहले सिंपल log x का डेरिवेटिव किया, log बेस ax का, फिर log बेस a fx, जो कि नोट करने वाली बात है कि डिफरेंशिएशन प्रोसेस होगा कैसे। फिर उस पे हमने एक एग्जांपल पे काम किया है। देखो बच्चों, अब अगर कोई डाउट है तो हैंड रेज करो, डाउट वाले। सर तो थर्ड वाला आखिरी वाला समझा। जो मैंने लास्ट एग्जांपल किया, यस सर। ठीक है। लास्ट एग्जांपल में है log बेस 3 log x। सबसे पहले तो ये चीजें आप नोट कर लो कि कहाँ कौन सा कंसेप्ट है। log बेस 3 बेटा, सबसे पहले बेस आ गया अदर देन e, तो इसका मतलब log बेस ax वाला डेरिवेटिव है। अब आप देखो क्या x ही लिखा हुआ है, log बेस 3x नहीं, x की जगह log x लिखा हुआ है, यानी आपको log बेस a fx वाला प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। तो fx यानी log x इज एज अ x है, तो इसका आंसर होता है 1 अपॉन x log a, 1 अपॉन x log a। तो 1 अपॉन x, x इज log x, 1 अपॉन x log a इज 3 log 3। खत्म हो गया ये। अब log बेस ax का आपने कर दिया डेरिवेटिव, लेकिन जब log 3 हटेगा तो चेन रूल लगेगा भाई, d ओवर डी एक्स ऑफ log x, उसका बेस कितना है e, तो log x का डेरिवेटिव कितना हो गया 1 बाई एक्स। नाउ सॉल्व। अभी बताओ, अभी भी दिक्कत है कुछ? समझ में नहीं आ रहा। अभी नहीं समझ में आया? देखो फिर से समझो। d ओवर डी एक्स ऑफ log बेस 3 log x, सही है। अब ये जो log बेस 3 log x है, ये अपना x नहीं हो गया चेन रूल के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहां हमें तो डेरिवेटिव आता है log बेस 3x का ना, ये तो log x है, यानी यहां लगेगा चेन रूल। अगर चेन रूल लगेगा तो डेरिवेटिव क्या कहता है 1 अपॉन x, x का मतलब log x इंटू log a। फॉर्मूला देखो 1 अपॉन x log a, और यहां देखो 1 अपॉन fx log a, fx कितना है log x है, मतलब जो भी फंक्शन log का कोफिशिएंट में है अदर देन x कंसीडर एज x, तो आया log x log 3, ठीक है, इनटू d ओवर डी एक्स ऑफ log x। कब तक डेरिवेटिव होता रहेगा? जब तक हम x तक नहीं पहुंच जाएंगे। अब आप log x को डिफरेंशिएट करने चल रहे हो, 1 अपॉन log x log 3 log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, फिर ये log खत्म हुआ d ओवर डी एक्स ऑफ x1, चेन हो गई स्टॉप।
1 इंटू 1 1, इट इज, अब बस रीअरेंज करके लिख रहा हूं, x log x इंटू log 3। अब बताओ 1/x कैसे आया? 1/x, ये log x का डेरिवेटिव, यस सर। log x का डेरिवेटिव बेस e है, फॉर्मूला log बेस e x। यस सर, याद है। आ गया? और किसी को कोई डाउट? अनम्यूट करो और क्लियर करो। अच्छा, समझ में आ गया तो हैंड रेस करो। हर्षित रावत, क्लियर? ठीक है। तो ये तो हो गया बच्चों log बेस ax का डेरिवेटिव। अब ax की जगह ex आ जाए। नेक्स्ट फॉर्मूला d ओवर dx ऑफ log बेस ex, x में मॉड भी लगा देते हैं तो मॉड से परेशान नहीं होना, कंसीडर एज x, नहीं लगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। d ओवर dx ऑफ log बेस ex कितना होता है? 1/x। ये मेन फॉर्मूला हो गया। लेकिन अगर ex की जगह आपके पास कोई फंक्शन आ रहा है कि भाई d ओवर dx ऑफ log fx आ गया, अब कैसे डिफरेंशिएट करोगे? तो सबसे पहले डेरिवेटिव के सामने log है, बेस e है, a नहीं है, तो log बेस ex का डेरिवेटिव 1/x, fx इज कंसीडर एज x, 1/x हो गया, इनटू, अब log हटा तो अंदर x नहीं था, fx था, चेन रूल लगाना है सब जगह, और d ओवर dx ऑफ fx क्या हो गया? f डैश x अपॉन x, f डैश x अपॉन fx। तो ये हो गया प्रोसीजर टू फाइंड log बेस e fx यानी अदर देन x। चेन रूल कैसे लगाओगे आप? ठीक है, सपोज अपने पास क्वेश्चन आया d ओवर dx ऑफ log साइन रूट x, मुझे इसे डिफरेंशिएट करना है। d ओवर dx ऑफ log साइन रूट x, तो डेरिवेटिव के सामने सबसे पहले कौन पड़ रहा है? log, सिंगल ही फंक्शन है, कोई प्लस माइनस नहीं है, कोई स्केलर मल्टीपल रूल नहीं है। बेस क्या है बेटा? e, तो log बेस e का डेरिवेटिव 1/x, x क्या है? साइन रूट x। अब सीधे करता जाऊं, log हटा तो डेरिवेटिव अब किसका होगा? साइन का। साइन का क्या हो गया? कॉस रूट x। अब साइन हटा तो डेरिवेटिव किसका होगा? रूट x का, 1/2 रूट x, फाइनली डेरिवेटिव ऑफ x 1। अब खत्म हो गया क्वेश्चन। तो इसका आंसर आ गया cos रूट x अपॉन साइन रूट x, बन गया cot रूट x, और नीचे आ गया 2 रूट x। देखना बच्चों, कितने लोगों को समझ में आ गया? हैंड रेस करना जरा। सर साइन रूट एक्स और कॉस रूट एक्स तो रूट एक्स काट सकते सब? नहीं नहीं, एंगल नहीं कटते बेटा कभी, तो बन गया वो cot रूट x। आदित्य, चैतन्य, अच्छा तुम लोगों को जरूरत नहीं है। प्रथम, क्लियर और नॉट? क्लियर है सर। ठीक है, सर अप्लाइड में भी दे रखे हैं ट्रिगो के क्वेश्चन कुछ कुछ। इसमें अप्लाइड मैथ्स में। अप्लाइड मैथ्स में है ये। यस सर। वो अप्लाइड मैथ्स में जो किया है ना, उसमें टेंजेंट है, मैक्सिमा मिनिमा, जो मैंने आपसे मंगाई थी ना जो पीडीएफ, तो वो बुक लेके आए हो मैं अभी। हाँ, वो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की है 12th क्लास की। इसलिए यस सर। लोग भी ट्रिग्नोमेट्रिक थोड़ा करते ही रहो। जैसे अभी टेंजेंट आएगा ना, टेंजेंट एंड नॉर्मल, तो उसमें थोड़ा बहुत यूज हो सकता है, तो छोटे मोटे फॉर्मूले याद रखो। ठीक है, बाकी डिफरेंशिएशन में क्यों नहीं है? 11th की जो डिफरेंशिएशन है उसमें नहीं। ठीक है, तो अभी सिर्फ लॉग वाले क्वेश्चन सारे ट्राई कर लेना,
एक्सरसाइज 5.4 में क्वेश्चन नंबर नोट कर लो। 3 के रह गए वो, अभी कराने बेटे, इनवर्स पढ़ाऊंगा ना संडे, तब कराऊंगा, ठीक है। सर फ्राइडे तक तो चैप्टर कंप्लीट नहीं हो पाएगा ना? कौन सा सर ये चैप्टर फ्राइडे तक तो नहीं हो पाएगा? लगभग हो चुका है बेटे, बस आपको सेकंड डेरिवेटिव पढ़ना है। सर पेपर है फ्राइडे को। सर फ्राइडे को पेपर है, पूरे चैप्टर का आ रहा है सर 5.7 और मिसलेनियस के जितने 5.7 तक है। अच्छा, मैं इसके आगे का लिंक भेज दूं, पढ़ लोगे? सर जो नहीं समझ में आएगा फिर वो पूछ लूंगा। वो मेरे से डिस्कस कर लेना, ठीक है। सर 4 ही क्वेश्चन है अभी हाँ, कौन कौन से है? फिफ्थ कर लो, 5th 8th 9th और 10th। हाँ, 5th 8th 9th और 10th, इतने कर लेना बस, ठीक है। किस कौन से साइज के? हाँ जी, सही बात, फिर से बोल दो, रिपीट कर दो। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, ये कंप्लीट कर लेना है आपको, ठीक है। ओके, अब अप्लाइड मैथ्स वालों से मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जो उनका 11th का सिलेबस था, क्योंकि 11th में तुम लोगों ने ठीक से नहीं किया। अप्लाइड मैथ्स का डिफरेंशिएशन जो बेसिक पार्ट है वो 11th में ही खत्म कर दिया था, ठीक है। बुक के हिसाब से मुझे लगता नहीं कि स्कूल वालों ने पढ़ाया होगा, पूरा पढ़ाया था। सर नहीं, पूरा नहीं पढ़ाया था।